वेलकम बैक। आप सभी का हम YouTube पर स्वागत करते हैं। ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं। आज का ये जो टॉपिक है हमारा, इसमें हम 1833 का जो राज्य है इसके बारे में पूरे विस्तार के साथ आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि जो 1833 का जो हमारा राज्य है इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसके सारे प्रावधान को हम बताएंगे, साथ ही साथ आपका नोट्स तैयार करवाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। यदि आप चीजों को बहुत अच्छे से करने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। जो लोग यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अगर आप इनके जैसा आप क्लास में शामिल होना चाहते हैं तो जो नीचे दिया गया फॉर्म है उसमें डिस्क्रिप्शन में आप उसको भर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन के फॉर्म को भर करके आप हमसे इस प्रकार से लाइव जुड़ सकते हैं, जहां पे आप नोट्स भी बनाएंगे, हमसे लाइव प्रश्न भी पूछेंगे और लाइव समझेंगे भी, एकदम ऑफलाइन क्लास जैसा। ठीक है। और इसकी फीस, इस कोर्स की पूरी फीस जो आपके भारतीय राज्य व्यवस्था है, इसकी संपूर्ण फीस मात्र 2000 रुपए रखा गया है। जो कि ऑफलाइन क्लास में आपको 7000 में मिलता है, वो चीज मैंने ऑनलाइन में मात्र 2000 में आपको प्रदान की है। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं, तो ये आपके लिए सेशन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और जो मैं टॉपिक दूंगा आपको पूरा एक मतलब क्रमबद्धता के साथ दूंगा यूट्यूब पर। तो जो क्रमबद्धता है उसमें ये होगा कि ये पूरा पूरा जो हमारा क्लास है, जो कि यूट्यूब पर भी जा रहा है, क्योंकि मैंने निर्णय लिया है कि आपको मैं संवैधानिक विकास का जो पूरा लेक्चर है वो सारा का सारा मैं फ्री में आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। क्या कराने जा रहा हूं? संवैधानिक विकास का जो पूरा लेक्चर है मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। और इसमें इसका जो अगर आपको पाठ्यक्रम चाहिए, किस दिन में आप सर क्या पढ़ाएंगे, ये सारी चीजें हम आपको उपलब्ध कराते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आपको क्या करना है, आपको कॉल करना है, लिंक पे जाकर के एडमिशन लेना है। तो जैसे यहाँ पे लोग देख रहे हैं कि क्लास में आपको शो हो रहे होंगे कि लोग बैठे हुए हैं, तैयार हैं एकदम, है ना, सैनिक के तरीके से। तो यदि आप इनके तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप भी अपना एडमिशन करा सकते हैं, या फिर आप अगर फ्री में देखना चाहते हैं तो डेमो आप ले लीजिए। और पूरा टॉपिक का मैं दूंगा, आधा अधूरा नहीं दूंगा, है ना। पूरा कोर्स अच्छे से पढ़ाऊंगा। अगर मैंने आपको संवैधानिक विकास दिया है यूट्यूब पे तो मैं पूरा दूंगा, उसमें कोई कोताही नहीं करूंगा। लेकिन पूरी राज्य व्यवस्था अगर आपको पढ़नी है भारत की, तो उसके लिए आपको छोटा सा अमाउंट आपको पेड करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए इस क्लास को हम आज क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं पूरे विस्तार के साथ। तो हम चाहते हैं कि आप में से जो लोग भी इस क्लास को क्या करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, या जिसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग आके ज्वाइन कर लें। आज की जो क्लास की हेडिंग है आपको देखिए मैं स्क्रीन पे शो कराने वाला हूं कि आज के क्लास की हेडिंग क्या है। तो आज की क्लास की हेडिंग है 1833 ईस्वी का राजलेख। क्या है? 1833 ईस्वी का राजलेख। तो हमारा पढ़ने का तरीका क्या है इसको मैं आपको बता देता हूं। पहले पहले हम इसके बारे में जो जानकारी है उसको मैं आपको लिखवाऊंगा, लिखवाने के बाद लिखवाते समय इसको समझाऊंगा भी, और समझाने के बाद लास्ट में आपकी स्क्रीन पर मैं क्या कराऊंगा, इसकी फ्रेमिंग करवा दूंगा। जो फ्रेमिंग होती है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसी से सारा क्वेश्चन आपके किसी भी प्रीलिम एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा उसी से फंस जाएगा, और आप किसी भी एग्जाम में यहां से इस टॉपिक से, संवैधानिक विकास से 3 से 4 प्रश्नों को क्या कर पाएंगे, हल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोग इसे देखना ना भूलिए, कॉपी कलम लेके बैठिए और इसको लिखिए, नोट्स बनाइए, तमाम चीजें समझिए, तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे समझते हैं कि क्या चीजें वहां पे हैं। देखिए ये जो 1833 का राजलेख है, ध्यान दीजिएगा, 1833 का जो राजलेख है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चार्टर एक्ट भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, चार्टर एक्ट भी कहते हैं, या चार्टर अधिनियम भी कहते हैं। इसके पहला वाला जो अधिनियम था उसकी क्लास हम ले चुके हैं, उसको हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको फ्री में ही प्रोवाइड कर देंगे, चिंता मत करिए, 2-3 क्लास हो चुकी है इसकी। तो यहां पर इसके पहले जो चार्टर आया था, राजलेख आया था, उसका नाम था 1813 का राजलेख। क्या था? 1813 का राजलेख, जिसके बारे में मैंने कल आपको पूरी विस्तार से जानकारी क्या की दी थी, पढ़ा दी थी, जिसमें ये सारी चीजें आपको बताया गया था कि कैसे क्या था, बहुत सारी चीजें बताई गई थी। लेकिन फिलहाल आज का ये जो टॉपिक है इसमें हम 1833 का राजलेख पढ़ेंगे। आप ध्यान दीजिए, अगर आप जानते होंगे सबसे पहला जो राजलेख आया था 1773 में आया था, नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद 1700 कब आया था, 93 में आया था। 1793 जो 20 साल होता है वो भी चार्टर एक्ट था। उसके बाद 1813 में आया था। 1813 के बाद 1800 कब आएगा, 33 में आया। 1833 के बाद फिर कब आया, 1853 में आया, जो कि अंतिम राजलेख था। इतने राजलेख हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में
कानून व्यवस्था को चलाने के लिए, भारत के संविधान के विकास के लिए ये सारे चार्टर एक्ट लागू किए गए थे, जिसका प्रभाव आज भी हमारे संविधान पर है, हमारे देश पर है। इसीलिए विभिन्न परीक्षाओं में इन चार्टर एक्टों के बारे में पूरे विस्तार से आपसे पूछा जाता है। बहुत सारे इसके पहलू होते हैं, इन सारे पहलुओं पर हम पूरे विस्तार के साथ आपसे चर्चा करेंगे, उसका नोट्स बनवाएंगे, आपको कहीं से किसी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे। बशर्ते क्लास को आपको अंत तक देखना होगा, तभी चीजें समझ पाएंगे। यहाँ पर कोई जादू का खेल नहीं हो रहा है कि आप क्लास को देखेंगे और तुरंत तुरंत आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग कॉपी में, पहले इसको मैं लिखवाऊंगा, उसके बाद फिर फ्रेमिंग करवाऊंगा। हेडिंग आपकी होगी 1833 का राजलेख, अंग्रेजी में से कहेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1833 का राजलेख। चलिए इसके बारे में पहले आप लोग नोट्स बनाइए, लिखना शुरू करिए। लिखिए 1833 के राजलेख के द्वारा, 1833 के राजलेख के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने 1833 के राजलेख के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के प्रशासन में, भारत में कंपनी के प्रशासन में, भारत में कंपनी के प्रशासन में, भारत में कंपनी के प्रशासन में निम्न, भारत में कंपनी के प्रशासन में निम्न बदलाव किए हैं या निम्न प्रावधान किए थे, निम्न प्रावधान किए थे। नंबर 1, पहला प्रावधान क्या किया गया था इस अधिनियम के द्वारा, उसको नोट करिए, पॉइंट 1 बनाइए या स्टार बनाइए। लिखिए 1833 के राजलेख के द्वारा, 1833 के राजलेख के द्वारा, 1833 के राजलेख के द्वारा, 1833 के राजलेख के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को 1833 के राजलेख के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब जब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, इससे क्या मतलब समझे आप, जरा बताइए हमको आप लोग। ये जो यहां पे कहा गया कि 1833 के राजलेख के द्वारा संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, इसका मतलब क्या हो, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं क्या होता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग पढ़ते तो जरूर हैं, बहुत सारी बुकों में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं समझते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? आप में से कोई बताए जरा, बोलो जी। यहां पर एक सेंटेंस बोला गया 1833 के राजलेख के द्वारा बंगाल के गवर्नर, सुनिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका क्या अर्थ हुआ, आप हमें बताइए, बोलिए क्या अर्थ हुआ, क्या समझे आप लोग? सर पहले जो गवर्नर जनरल थे वो बंगाल के थे, अब पूरा भारत का बन गए। इससे क्या, इससे कौन सी व्यवस्था शुरू हुई अपने देश में? संसदीय व्यवस्था, संसदीय नहीं, केंद्रीय शासन। जी हाँ, केंद्रीय शासन, एकदम पिंकी एकदम सही बोल रही है आप लोग। इनकी बात से सहमत हैं? क्योंकि अनअकैडमी पर पिंकी ने हमसे क्या किया है, एक बार क्लास इसका किया हुआ है। क्यों पिंकी? उसी का परिणाम है कि आप, जी हाँ, उसी का परिणाम है कि इनको इस बात पता है। लेकिन इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि पहले जो किसी स्थान विशेष पे शासन करते थे, लेकिन अब क्या पूरे भारत पर करने लगे, पूरे भारत में करे, तो मतलब ये हुआ केंद्रीकरण हुआ देश में शासन का, इसका मतलब ये हुआ। जी जी, पहले कुछ राज्यों में था, जी हाँ, संसदीय व्यवस्था नहीं कहेंगे इसको, अब लोग इनको संसदीय व्यवस्था कहेंगे, संसदीय व्यवस्था कहेंगे इसे। आगे जब पढ़ोगे तब पता चलेगा कि संसदीय व्यवस्था क्या होती है। अभी संसदीय व्यवस्था नहीं आई है, ठीक है, ये आगे कुछ केंद्रीय टाइप का होगा ये। अरे टाइप का नहीं होगा, जी हाँ, आप हवा में बात ना करिए। आप लोग जो भी चीजें हैं उसको, जो प्रावधान धीरे धीरे हो रहा, जैसे आज आपको संसदीय व्यवस्था मिली हुई है तो आपको लगता है संसदीय व्यवस्था बहुत आसानी से हमको मिल गई है, इतना आसान नहीं है।
अभी चीजें आपको आगे मिलेंगी, हम आपको प्रावधान बताएंगे कब किस साल दिया गया आपको, ठीक है। जी जी। तो जाहिर सी बात है यहां पर इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? केंद्रीकरण किया गया प्रशासन का, ठीक है। लिखिए इस बात को, अर्थात 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 कंपनी द्वारा अर्थात कंपनी द्वारा भारत में अर्थात कंपनी द्वारा भारत में अर्थात कंपनी द्वारा भारत में कंपनी द्वारा भारत में 1833 के राजलेख के द्वारा 1833 के राजलेख के द्वारा केंद्रीकरण की शुरुआत की गई। प्रशासन में केंद्रीकरण की शुरुआत की गई। केंद्रीकरण की शुरुआत की गई। क्या की गई? शुरुआत की गई। यहां तक बातें समझ में आई सबको? पहला पॉइंट जो था इस अधिनियम का, ठीक है, इस अधिनियम का जो पहला पॉइंट था, ये चीज मैंने आपको क्या कर दी? स्पष्ट कर दी है। अब दूसरा पॉइंट नोट करिए। जी हाँ, दूसरा पॉइंट। अजय कुमार जी अपना माइक आप ऑफ रखिए, क्योंकि आपकी सांसें तक हमको सुनाई पड़ रही है, ठीक है। चलिए, जब आप लोगों को बोलना हो तभी आप बोलिए, कोई चीज पूछना हो तो आप पूछिए। दूसरा पॉइंट लिखिए, इस अधिनियम के द्वारा सपरिषद गवर्नर जनरल को 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 सपरिषद गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत में सपरिषद गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। सपरिषद गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। संपूर्ण भारत में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। क्लियर भाई? अब केंद्रीकरण कर दिया गया तो पूरे भारत के लिए जहां जहां पर अंग्रेजों का शासन था 1833 में, उसे क्या किया गया? लिखिए। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? नहीं सर, ब्लैक दिख रहा है। एक मिनट। अब दिख रहा? बोलिए। जी सर। चलिए, ओके। चलिए, संपूर्ण भारत का क्या किया गया? मतलब कानून बनाने का अधिकार दिया गया। लिखिए, इस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? इस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, नाम बताइए। बेंटिंक लाल। जी हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। इस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। ये चीज बहुत बार पूछी गई है आपसे, छोटे छोटे एग्जाम में, जो आपके मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछी जाती है। लॉर्ड विलियम बेंटिक को क्या बनाया गया? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। आगे लिखिए। अब इसमें जो अगला परिवर्तन किया गया इस अधिनियम के द्वारा, आपको पता होगा कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, ध्यान दीजिएगा, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी जब 1773 के बाद बनाई गई थी वो रेगुलेटरी एक्ट में, उसमें सदस्य संख्या कितनी थी? 4 थी। फिर 3 बाद में पिट्स इंडिया एक्ट में उसको घटा कितना कर दिया गया? 3 कर दिया गया। ठीक। लेकिन अब 1833 के अधिनियम में पुनः चौथे सदस्य की क्या की गई है? नियुक्ति की गई है। लेकिन ये जो चौथा सदस्य होगा, ये क्या होगा? विधि के सदस्य होगा। विधियों में क्या करेगा? सहायता करेगा कानून में। देखिए,
1833 के राजलेख के द्वारा 1833 के राजलेख के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में 1833 के राजलेख के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में गवर्नर जनरल की परिषद में गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में चौथे सदस्य के रूप में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को जोड़ा गया। अंडरलाइन करिएगा, चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को जोड़ा गया। कैसे सदस्य को जोड़ा गया? विधि सदस्य को जोड़ा गया। चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को जोड़ा गया। तो आपसे एग्जाम में पूछा गया कि विधि सदस्य को कब जोड़ा गया गवर्नर की परिषद में, तो आपका उत्तर होगा 1833 के राजलेख के द्वारा। देखिए, यह सदस्य केवल गवर्नर जनरल की परिषद की बैठकों में, यह सदस्य केवल गवर्नर जनरल के परिषदों की बैठकों में भाग ले सकता था, अपना सुझाव दे सकता था, गवर्नर जनरल की परिषदों में भाग ले सकता था, अपना सुझाव दे सकता था, सुझाव दे सकता था, परंतु लिखिए तथा नहीं, परंतु इसे मतदान करने का अधिकार नहीं था। अंडरलाइन करिए, आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, परंतु इसे मतदान करने का अधिकार नहीं था। जो चौथा सदस्य था, अगर किसी मुद्दे पर वोटिंग हो जाए तो इसको अधिकार नहीं दिया गया था कि आप वोटिंग करेंगे। ठीक है, ओके, आगे लिखिए। आपने देखा था कि सर एक मिनट जी हाँ, इसके सदस्य कौन बने थे? जो चौथा सदस्य उनका नाम क्या था? विलियम बैंड वो बने थे, मैकाले बनेंगे, अभी विधि आयोग भी बनेगा, मैं लिखवा रहा हूँ उसको, पहले आप पूरी बात समझिए, अभी उसको मैं फ्रेमिंग करवा रहा हूँ। तो जो सर सत्येंद्र नाथ सिन्हा क्या बने थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो बने थे वो बहुत आगे जाके बने थे। ठीक है, वो भी उनका सदस्य बनाए गए थे। ठीक, तो आप लोग थोड़ा मोड़ा जानते हैं, तो जो टॉपिक है क्रम में चलने दीजिए ना। इसका मतलब ये नहीं कि अब जो अधिनियम 1861 का है, 1892 का है, उसको हम 1833 में बताने लग जाए। ठीक है, नहीं सर, तो दिमाग में आ रहा था तो बोल दिया। जी हाँ, तो थोड़ा धैर्य रखिए, सारी चीजें हम बताएंगे, A to Z बताएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग आगे लिखिए। 1833 के राजलेख के द्वारा 1833 के राजलेख के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन पर से व्यापारिक एकाधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन पर से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। आगे लिखिए, अगला जो विशेष बात है इसमें, इस चार्टर में 1834 ईस्वी में, देखिएगा 1834 ईस्वी में 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधियों के संहिताकरण के लिए, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधियों का संहिताकरण, मतलब सारे विधि जो थी भारत में उसको एक किताब के रूप में शक्ल देने के लिए, विधियों का संहिताकरण करने के लिए एक विधि आयोग का एक 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया।
एक 4 एक मिनट सदस्यीय फिर से बोलिए ना प्लीज। अध्यक्षता में विधियों का संहिताकरण करने के लिए 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का गठन किया गया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसका यह हुआ कि हमारे देश में प्रथम बार जितने भी कानून बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, उनको एक किताब का शक्ल दिया गया और उसके लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यों का प्रथम विधि आयोग क्या किया गया? घोषित किया गया, बनाया गया। तो इसके नीचे लिख लीजिए, यह भारत का प्रथम विधि आयोग था। यह भारत का प्रथम विधि आयोग था। इसको स्टार बना लीजिए। अगर आपसे एग्जाम पूछेगा कि प्रथम विधि आयोग का गठन भारत में कब किया गया, तो आप बताएंगे 1834 ईस्वी में किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो आप बताएंगे लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। अब देखिएगा, इस एक्ट के द्वारा भारत में एक बड़ा परिवर्तन लाया गया। लिखिए, 1833 के राज्य लेख के द्वारा 1833 के राज्य लेख के द्वारा भारत में दास प्रथा को, कौन सी प्रथा? दास प्रथा को, भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध घोषित कर दिया गया। अंततः 1843 ईस्वी में, कब? अंततः 1843 ईस्वी में, अंततः 1843 ईस्वी में इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा क्या होती है? गुलाम जानती हैं आप? किसी को गुलाम बनाना, अपने अधिकार में रख लेना, मनचाहा काम करवाना उससे, और उसके जो अधिकार हैं उसको वंचित कर देना। जैसे मान लीजिए आप किसी को गुलाम बना लेते हैं, तो उसको आप जो चाहिए सो काम उससे करवाइए, उसकी मर्जी नहीं चलेगी, ठीक है? उसको आप वेतन भी नहीं देंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुलाम कहते हैं, दास कहते हैं, ठीक है? सेवक बना लीजिए किसी को जबरदस्ती। जैसे प्राचीन समय में अपने देश में ये होता था कि जो लोगों के पास जमीन ज्यादा होता था, वो लोगों को थोड़ा मोड़ा जमीन दे करके और उनके पूरे परिवार को अपने घर पे क्या कर लेते थे? नौकर बना लेते थे। उनसे जो चाहते थे काम करवा लेते थे। आज भी भारत में ये प्रथा बहुत सारे स्थानों पर, गांवों में क्या है? जारी है। जिसमें जैसे जो आपके नाई हैं या और धोबी हैं, इन लोगों को लोग जमीन देते हैं। जिनके पास खेत है, पता लगा 10-20 से 1 बीघा जमीन दे दिए, उसके बाद वो फ्री में उनका बाल काटेगा, उसके घर की औरत जाके उनके घर में चूल्हा चौकी करेगी, तमाम काम करेगी, बदले में वो मतलब उनको खेती का जमीन दिए जिसपे वो खेती करेगा, ठीक है? तो अब ये इस दूसरे प्रकार के दास है। लेकिन पहले वाले जो दास होते थे, वो लोग कर्जा ले लेते थे, वापस नहीं कर पाते थे, तो ये लोग उन दासों को क्या करते थे? पशुओं के तरीके से खरीदते और बेचते थे। जैसे पशु आपके नहीं होते, आपका मर्जी, चाहे जिसके घर बेच दीजिए, चाहे जिस खूटे पे बांध दीजिए। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी। इसी को अंग्रेजों ने 1843 में क्या कर दिया? उन्मूलित कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है? ये एक बहुत बड़ी घटना थी भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट हुआ अभी तक नहीं सर। 1843 को इंग्लिश है? क्या हुआ? 1843 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 1843 43 या जी, 43 1843 1843 इतना नहीं जानते आप? चलिए कोई बात नहीं, सर हिंदी में 1843। थोड़ा अच्छा, डेट में प्रॉब्लम होता है। 1843 अभी मैं लिखूंगा, आपको टेंशन नहीं होगा। चार्टिंग करवाऊंगा इसका पूरा, ठीक है? सारी चीज मैं खुद लिख के अभी दिखाऊंगा आपको, टेंशन न लो। आगे बढ़ूं? आगे लिखिए इसके आगे, इसमें लिखिए 1833 के राजलेख की धारा 87 के अंतर्गत, 1833 के राजलेख के धारा 87 के अंतर्गत, 1833 के राजलेख के धारा 87 के अंतर्गत, धारा 87 के अंतर्गत
कंपनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में, कंपनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में किसी व्यक्ति को सरकारी पदों के चयन में किसी व्यक्ति को धर्म जन्म स्थान, किसी व्यक्ति को धर्म कामा जन्म स्थान, मूल वंश, धर्म जन्म स्थान, मूल वंश तथा रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराने का उपबंध किया गया, तथा रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराने का उपबंध किया गया। अयोग्य न ठहराने का क्या किया गया? उपबंध किया गया। तो जरा आप लोग बताइए। तो फंडामेंटल राइट है। जी हाँ, भारत में सबसे पहले फंडामेंटल राइट कब दिया गया लोगों को? 1833 में 1833 के राजलेख के धारा 87 के अंतर्गत दिया गया, जो कि वर्तमान में हमारे संविधान में क्या लागू है। मतलब उस समय अंग्रेजों ने यह प्रावधान किया आपके देश में कि इस देश का कोई भी व्यक्ति, मतलब किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति, वो कहां जन्म लिया है, किस धर्म का है, उसका लिंग क्या है, मतलब महिला है या पुरुष है या ट्रांसजेंडर है, जो भी है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। क्यों भाई, अच्छी बात थी। और गोरा है कि काला है, उससे भी कोई मतलब नहीं था। इसका प्रावधान किया गया, प्रावधान किया गया, लेकिन लागू नहीं हो पाया। ठीक है, कुछ लोग ही उसमें पहुंच पाए नौकरी में, लेकिन प्रावधान कानूनी रूप से कर दिया गया। ये आपके देश के संविधान के लिए क्या है? एक विकास की एक अभूतपूर्व कड़ी है। क्लियर हो गई बात आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट नोट करिए, लिखिए। गवर्नर जनरल की परिषद को संपूर्ण देश के लिए, गवर्नर जनरल की परिषद को संपूर्ण देश के लिए, गवर्नर जनरल की परिषद को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट बनाने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट बनाने का क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। एक ही बजट बनाने का अधिकार दिया गया। मतलब समझे आप? मतलब उस समय बजट एक नहीं था। जैसे आज हमारे देश में केंद्रीय बजट बनाया जाता है, तो उस समय जो बजट था, सबसे पहले जो केंद्रीय बजट का प्रावधान था, कब दिया गया? 1833 राजलेख में। अर्थात अगर यही एग्जाम में भी पूछ लेगा कि भारत में सर्वप्रथम केंद्रीय बजट कब बनाने का अधिकार दिया गया, तो क्या बताओगे? 1833 के राजलेख में। जी हाँ, तो लिख लीजिए इस बात को। अर्थात 1833 के राजलेख के द्वारा सर्वप्रथम, 1833 के राजलेख के द्वारा सर्वप्रथम भारत में केंद्रीय बजट बनाने का प्रावधान किया गया। केंद्रीय बजट बनाने का प्रावधान किया गया। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है ये बातें भी आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, आगे लिखिए। इस प्रकार 1833 के राजलेख में, इस प्रकार 1833 के राजलेख में हमें, इस प्रकार 1833 के राजलेख में हमें भारतीय संविधान निर्माण के, भारतीय संविधान निर्माण के, भारतीय संविधान निर्माण के, भारतीय संविधान निर्माण के आंशिक संकेत प्राप्त होने लगे थे। भारतीय संविधान निर्माण के
आंशिक संकेत प्राप्त होने लगे थे। आंशिक संकेत प्राप्त होने लगे थे। क्यों भाई बताओ, प्राप्त होने लगे नहीं लगे? आपको मूल अधिकार एक मिल गया, देश के लिए क्या मिल गया, एक बजट मिल गया, देश के लिए प्रथम विधि आयोग मिल गया। सारे अधिकार कब दिए गए आपको? 1833 के राज्यलेख के द्वारा। तो इसका 1833 के राज्यलेख के द्वारा। जी हाँ, अब इसके सारे गुणधर्मों को मैं क्या कर रहा हूं, इसकी फ्रेमिंग करा दे रहा हूं। जो फ्रेमिंग भी आपको क्या कर लेनी है, नोट कर लेनी है। फ्रेमिंग नोट करने से होगा फायदा ये, आपको बहुत सारी बातें क्या हो जाएंगी, बहुत आसानी से याद रखने में मदद मिलेगी, क्योंकि मैं वहां विस्तार से लिखवाया हूं। यहाँ पे शार्ट में क्या करूंगा, आपको सारी चीजें लिखवा दूंगा, इसमें मेंशन कर दूंगा, जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। क्यों भाई, सही है गलत? सर चलिए देखिए, 1833 का हमारा राज्यलेख था। इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया? जो पहला प्रावधान था वो किसका था? जो पहला प्रावधान था वो प्रावधान ये था कि भारत में प्रशासन का, भारत में प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। क्या किया गया? केंद्रीकरण किया गया। ये बात आपको मैंने समझाई थी लिखाते समय, किया गया। क्लियर हुआ? जी सर। इसके पहले जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, कौन थे? बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या बना दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये प्रावधान हुआ कब? 1833 के राज्यलेख में। और इस कानून के तहत जो प्रथम गवर्नर जनरल थे भारत के, कौन हुए? लॉर्ड विलियम जी हाँ, बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लॉर्ड विलियम बेंटिक। जी हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या हुए? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। कब बने थे? 1833 ईस्वी में। क्लियर हो गई बात आप सभी को? पहला पॉइंट पता चल गया कि इस मतलब कानून राजलेख में जो पहला पॉइंट था वो आपको समझ आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या था भाई, उसको जरा समझते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट यह था कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, कौन थी? गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा मतलब फोर्थ सदस्य जोड़ा गया। ये चौथा सदस्य क्या काम करेगा? ये विधिक सदस्य था। कैसा सदस्य? विधिक सदस्य था। जी हाँ, विधिक सदस्य था। विधिक सदस्य। देखो, फ्रेमिंग करवाने पे आपको बहुत सारी बातें एकदम याद हो जाती होंगी। क्यों भाई, सही है गलत बताइए आप लोग? जी सर, बहुत अच्छे से। सही सर। जी हाँ, क्योंकि पहले आपको मैं लिखवा देता हूं तो उस टॉपिक से आपका परिचय हो जाता है। जब उसका फ्रेमिंग करवाता हूं तो आपको एकदम याद हो जाता है। विधिक सदस्य जोड़ा गया। और ये जो विधिक सदस्य था, इसको मतदान का अधिकार नहीं था। कौन सा अधिकार नहीं था? ये सिर्फ भाग लेता था, मतदान नहीं कर सकता था। मतदान, ये आईएएस में पूछा गया यही पॉइंट, मतदान का अधिकार नहीं था। ठीक है। और इसी जो विधिक सदस्य थे, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, नोट करते रहिए आप लोग, अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत का प्रथम विधि आयोग घोषित किया गया। भारत का, किसका? भारत का प्रथम
विधि विधि आयोग आयोग बना। ये विधि आयोग जो बना था इसका कार्य क्या था भाई बताइए? ये जो विधि आयोग था इसका कार्य क्या था? संहिताकरण का मतलब जो विधियां थी भारत में इसके पहले उनका क्या कर दिया जाए, किताब बना दी जाए, संहिता बना दी जाए। संहिताकरण करना था, ठीक है। देखिए मैंने यहां मेंशन कर दिया, संहिताकरण करना इसका उद्देश्य था। संहिताकरण करना इसका क्या था, उद्देश्य था। इसके आगे ये 2 पॉइंट हो गए आपके। तीसरा पॉइंट क्या था भाई? 1833 का क्या था? ये राजलेख का टॉपिक चल रहा है, 1833 का राजलेख। तीसरा पॉइंट क्या है? भारत से, तीसरा पॉइंट है वो ये है, भारत से दास प्रथा, कौन सी प्रथा? भारत से दास प्रथा कब समाप्त की गई? 1843 में। राजलेख तो 1833 का ही था, लेकिन पूर्णता कब समाप्त हुई? 1843 में समाप्त हुई। क्लियर? इसका जो अगला प्रावधान था वो क्या था? चौथा प्रावधान जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप एकदम इग्नोर नहीं कर सकते। चौथा प्रावधान ये था कि इस अधिनियम का ये जो राजलेख था 1833 का, 1833 के राजलेख के धारा, कौन सी धारा थी? धारा 87 के अंतर्गत, धारा 87 जी हाँ, धारा 87 के अंतर्गत क्या दिया गया? मूल अधिकार दिया गया। क्या दिया गया? मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या था? मूल अधिकार दिया गया। क्या प्रावधान था उस मूल अधिकार का भाई, बोलिए? धर्म, जाति, जन्म स्थान, जी हाँ, रंग, लिंग और क्या? जन्म स्थान। धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश और रंग के आधार, चाहे से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। जन्म स्थान के आधार पर सरकारी नौकरी में अयोग्यता समाप्त कर दी गई। बताइए भाई, एक अच्छा अधिकार मिला कि नहीं मिला, जो कि आज भी आपके देश के संविधान में क्या है, शामिल है कि नहीं बताइए? अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम मूल अधिकार कब दिया गया आपको, तो क्या बताएंगे आप? बोलिए भाई। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम, जी हाँ, 1833 के राजलेख के धारा 87 के अंतर्गत हम भारतीयों को, या संपूर्ण कोई भी कहीं का भी हो, उसका जन्म कहाँ हुआ, उसका रंग कैसा है, गोरा है कि काला है, लड़का है कि लड़की है, क्या है, उससे कोई फर्क नहीं है, अब उसको नौकरी में शामिल किया जाएगा। मतलब ये कानून में बना दिया गया, भले इसका पालन हो या ना हो। आज भी आपके देश में बहुत से कानून बने हुए हैं, लेकिन आपको उसका लाभ नहीं मिल पाता है, लोग अपना जाति धर्म देखने लगते हैं। समझ गए ना? लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा ये कानून बनाकर क्या कर दिया गया, भारतीयों को अधिकार दे दिया गया। क्लियर? इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या है? नेट खत्म हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में आप रिकॉर्ड क्लास देख लीजिएगा। अगला पॉइंट है वो क्या है? अगला पॉइंट है 5वां। ये देखो जितने पॉइंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों जी, इंपॉर्टेंट है कि नहीं बताओ आप हमें? अगर मैं इसको हल्के में पढ़ा के निकल जाता तो जाहिर सी बात आप इसे याद ही ना करते, आप इस पे समय ही ना देते,
और समय ना देने का प्रभाव क्या होगा जानते हैं? एग्जाम में यदि ये पूछ लिया जाएगा तो आप गलत कर जाते हैं और आप बोलते हैं हमने सर पढ़ा तो था, लेकिन क्या हो गया, मामला गड़बड़ा गया। अब देखो जो पांचवा अधिकार, पांचवा जो प्रावधान किया गया, ये किया गया कि देश के लिए एक केंद्रीय बजट, कौन सा बजट? केंद्रीय बजट बनाने का प्रावधान किया गया। केंद्रीय बजट बनाने का, केंद्रीय बजट बनाने का प्रावधान किया गया। केंद्रीय बजट बनाने का प्रावधान किया गया। ये जो केंद्रीय बजट था, ये भारत का क्या था? प्रथम बजट था। भारत का प्रथम बजट था। समझ गए? यहां तक बातें समझ में आई? मतलब ये अब जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, उनको अधिकार दिया गया कि संपूर्ण भारत के लिए एक ही बजट क्या करें, हम बनाएं। एक बजट बनाने का मतलब क्या हुआ? केंद्रीय बजट बनाने का इनको अधिकार दिया गया। सबको दिख गया ये बात? इसको आप अगर नोट नहीं कर पाए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है। समझ गए? तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो 1800 आपका क्या है 33 का राजलेख है, ये कई मामलों में आपके देश के लिए बहुत क्या था, महत्वपूर्ण था। पूरे देश का केंद्रीकरण किया गया, प्रशासन का बजट बनाया गया, विधि आयोग बनाया गया। समझ गए? और साथ ही साथ एक मूल अधिकार दिया गया, दास प्रथा को क्या किया गया, समाप्त किया गया। इतने सारे प्रावधान आपको कौन सा दिया, मतलब अधिनियम बताइए आप लोग? 1833 का जी, राजलेख। 1833 का 1833 का राजलेख। जी, 1833 का राजलेख। तो अब इस राजलेख को तो आप याद ही रखेंगे कि भूलेंगे? याद रहेगा। जी हाँ। हम यही चाहते हैं कि आप लोग क्या करें, एकदम अच्छे से पढ़ें और कहीं से कोई समस्या ना आए। अब आप हेडिंग बनाएंगे क्या? 1853 का राजलेख। कौन सा राजलेख? 1853 का राजलेख। 20 वर्ष बाद। जी हाँ, 20 वर्ष बाद, क्योंकि ये जो राजलेख है सब 20-20 वर्ष पे क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। 1853 का राजलेख, जिसको नहीं आ रहा मैं स्क्रीन पे कर रहा हूं, आपको दिखेगा, 1 मिनट का समय। 1853 का राजलेख। जी हाँ, देखिए 1853 का राजलेख। देखिए किसी की आवाज आ रही है, आप लोग आवाज, माइक बंद करिए। अजय कुमार, आप इसका ध्यान हमेशा रखिए। कुलदीप, आपका भी माइक नहीं बंद है, माइक को हमेशा ऑफ किए करके रखिए, क्योंकि कोई पीछे से चिल्लाएगा तो माइक बंद है सर, माइक बंद है मेरा। हाँ, तो किसी की आवाज आ रही थी पीछे से, हमें दिख जाता है ना किसका माइक खुला है। जिसका माइक खुला होता है वो लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाता है हमारे स्क्रीन पे, और हम उसको तुरंत जान जाते हैं कि आप ही का माइक खुला हुआ है। ठीक है, इसलिए आपको बोल दिया जाता है, और उसमें से मतलब वेब भी निकलती है हमको दिखाई हुई कि हाँ ये आदमी बोल रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग क्या ना करें, थोड़ा सा सहयोग करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, स्क्रीन पे शो हो रहा है, स्क्रीन पे देखिए शो हो रहा है कि 1853 का राजलेख। 1853 का राजलेख। मैं चाहता हूं कि इसको क्या कर दूं, इस क्लास में पढ़ा दूं। 1853 का राजलेख लिखिए, इसके बारे में पहले लिखवाऊंगा, प्रक्रिया वही होगी। देखिए मेरी जो सारे नियम होंगे ना, उन नियम सब में समान होंगे, नियम बदलेंगे नहीं, नियम एक जैसे ही होंगे। 1853 का राजलेख पहले लिखिए, फिर इसको बीच बीच में समझिए, लास्ट में चार्टिंग कर लीजिए, फिर यह अधिनियम आपका हो जाएगा। क्यों? और यह अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए 1853 का राजलेख लिखिए। 1853 का राजलेख उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के
लॉर्ड डलहौजी के रिपोर्ट पर आधारित था। लॉर्ड डलहौजी के रिपोर्ट पर आधारित था। किस पर आधारित था? लॉर्ड डलहौजी के रिपोर्ट पर आधारित था। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे, या इस राजलेख के प्रमुख प्रावधान निम्न थे या निम्न हैं। इस राजलेख के प्रमुख प्रावधान निम्न थे। पहला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अधिनियम है ना, इसके पहले तक जो प्रशासन कार्य देखता था वही क्या करता था? न्यायपालिका भी देखता था। मतलब जो न्यायाधीश था वही क्या था? प्रशासक भी था। लेकिन 1853 के राजलेख द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई कि अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो न्यायाधीश होगा वो न्यायाधीश का काम करेगा, विधायी कार्य करेगा, और प्रशासन कार्य कोई और करेगा। तो लिखिए इस बात को, 1853 के राजलेख के द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। 1853 के राजलेख के द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। क्लियर? नए लाइन लिखिएगा। अब विधि निर्माण हेतु भारत के लिए अलग से, विधि निर्माण हेतु भारत के लिए अलग से 12 सदस्यीय, कितने सदस्यीय? 12 सदस्यीय विधान परिषद, 12 सदस्यीय विधान परिषद, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। मतलब विधान बनाने के लिए, क्योंकि विधि और प्रशासन अलग कर दिया गया था, जो विधान थे मतलब कानून था, उसको बनाने के लिए क्या किया गया? भारत में एक विधान मंडल बनाया गया। जैसे आज भी आपके यहाँ संसद होता है, उसमें विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सब होता है, तो उस समय क्या बनाया गया? एक विधान मंडल बनाया गया। उस विधान मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई? 12। कितनी रखी गई? 12। अब ये जो 12 सदस्य थे, ये आपके देश में क्या बनाएंगे? विधि बनाएंगे। और उस पर अनुमोदन कौन करेगा? अनुमोदन करेगा गवर्नर जनरल की परिषद। उसमें 4 सदस्य, और अकेले वो अलग से था ही, केंद्रीय गवर्नमेंट थी। लेकिन अन्य बातों पर चर्चा विचार विमर्श करने के लिए, सुझाव देने के लिए, कानून बनाने के लिए क्या किया गया? एक विधान परिषद का गठन किया गया। देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में, लिखिए, विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों में, विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों में का कार्य कर दीजिए। विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाया गया। विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाया गया। विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाया गया। इस प्रकार से भारत में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। अंडरलाइन करिएगा। इस प्रकार से भारत में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। अब देखो, ये सब बातें ना आप लोग जब रनिंग में पढ़ते हो ना, बड़े जल्दबाजी में तो सब नहीं पढ़ते हो। सर 1 मिनट सर।
इस क्षेत्रीय प्रकार से भारत में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। अंडरलाइन कर लीजिएगा। सर ज्यादा आगे बढ़ गए हैं क्या? मेरा नेट चला गया था। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं, ठीक है। वो तो देख लेंगे सर, बस इतना पूछ लिया। 1853 में ज्यादा आगे चले गए हैं सर। नहीं, ज्यादा नहीं गए हैं, बस थोड़ा सा गए हैं, आधा पेज छोड़ दीजिए आप। ठीक है सर, ठीक है सर, कल मांग लेंगे आपसे। नहीं, ये पब्लिक है, ये लिंक पब्लिक है, आपको यूट्यूब पे स्वतः मिल जाएगी। ये संवैधानिक विकास की सारी क्लासेस मैंने पब्लिक किया हुआ है, ये आपको यूट्यूब पर बाद में मिल जाएगी। और इसके जो पिछले एपिसोड है उसको भी मैं क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, एक प्ले लिस्ट बना दूंगा, उसमें लिख दूंगा कि ये संवैधानिक विकास के सारे टॉपिक, उसमें नंबरिंग भी डाल दूंगा, पहली क्लास दूसरी क्लास सब कुछ रहेगा, तो आप बहुत आसानी से सब कुछ देख पाएंगे। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। आगे देखिए, विधान परिषद का प्रमुख कार्य, जो विधान परिषद बनाया इसका कार्य क्या था, ये भी देख लीजिए, क्योंकि यूपीएससी वाले पूछ चुके हैं, इसको कई बार पूछे हैं इस पॉइंट को। विधान परिषद का प्रमुख कार्य देश के लिए विधि बनाना था। विधान परिषद का प्रमुख कार्य देश के लिए विधि बनाना था, जिस पर गवर्नर जनरल की अनुमति अनिवार्य थी। जिस पर गवर्नर जनरल की अनुमति अनिवार्य थी। जैसे वर्तमान में आपके देश में भी यही काम अभी भी हो रहा है, जिस पे गवर्नर जनरल की अनुमति अनिवार्य थी। क्यों भाई? सर एक बार रिपीट कर दीजिए इसी लाइन को। जी हाँ, विधान परिषद का प्रमुख कार्य देश के लिए विधि बनाना था, जिस पर गवर्नर जनरल की अनुमति अनिवार्य थी। मतलब अगर अनुमति ना मिले तो कानून नहीं बनेगा। जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेंगे किसी कानून पर जो संसद पास करती है, तो विधि नहीं बनेगा देश में, कि बनेगा? सर जिस पर किसका वो अनिवार्य होना चाहिए? जिस पर गवर्नर जनरल की अनुमति अनिवार्य थी। ठीक, जैसे आपके देश के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हैं, जानते कि नहीं जानते हैं पॉकेट वीटो? मतलब अगर कोई कानून आया उनके पास, अगर उनको लगा कि इस पर हम ना तो सलाह दें ना तो विचार दें, उसको अपने मेज पर ही रखे रखे क्या कर दें, सड़ा दें, ठीक है, तब ये उनका वीटो हो जाता था। तो इस प्रकार से वीटो क्या था, उसको गवर्नर जनरल को प्राप्त था। अगर वो कह देगा कि ठीक है सिग्नेचर है तो कानून लागू होगा, वरना कानून लागू नहीं होगा। और जो विधान ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था सर ना? जी हाँ, वो किया था, तो आगे हम बताएंगे उस बात को। लेकिन मैं सर्वप्रथम की जो बात हो रही थी, मैं देखिए उस घटना को आपके तत्कालीन वर्तमान घटना से जोड़ दे रहा हूं। तो मतलब जो हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है, यहां से प्रेरित है। सबसे पहले हमको ये चीज क्या हुई, हमारे संविधान के इतिहास में हमको मिली, ये घटना ही तो है। तो आपसे ये चीज एग्जाम में इसलिए पूछता है, यूपीएससी कई बार पूछ चुका है, भाई इतनी बड़ी घटना आपके देश में कब पहली बार लागू हुई, आपको पता होना चाहिए। जाहिर सी बात है, एक प्रावधान है, बहुत अच्छा प्रावधान है। चलिए आगे बढ़िए। अब की बार क्या किया गया, जो विधि सदस्य जोड़ा गया था, जो वोट नहीं दे पा रहा था पिछली बार 1833 वाले में, इस बार क्या किया गया, उसको वोट का अधिकार दिया गया, मतलब मतदान का अधिकार दिया गया। लिखिए, विधि सदस्य को 1853 के राज्यलेख के द्वारा, विधि सदस्य को 1853 के राज्यलेख के द्वारा, विधि सदस्य को 1853 के राज्यलेख के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। विधि सदस्य को 1853 के राज्यलेख के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। ठीक, अगला पॉइंट नोट करिए, जो कि और अधिक इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। आज आप लोग सिविल सेवाओं का परीक्षा देते हो ना भाई, देते हो ना सिविल सेवा?
तो सबसे पहले जो इसका प्रावधान किया गया, पहले नामजदगी के आधार पे होता था। नामजदगी समझते हो? नॉमिनेशन। नहीं सर। नॉमिनेशन का मतलब होता है कि जो अधिकारी था, मतलब गवर्नर जनरल, वो जिसको भी नाम दे देता, हाँ कि फलाने को हम अधिकारी बना रहे, फलाने को बना रहे, नामजदगी जिसे कहते हैं। मतलब वहां पे कोई नियम कानून नहीं था, किसी को भी वो अधिकारी बना देता। लेकिन डलहौजी के आधार पर ये क्या किया गया था, ये अधिनियम मिलाया गया था, क्योंकि डलहौजी ने रिपोर्ट दिया था कि इसी प्रकार से कानून बनाइए भारत के लिए। उसी प्रकार से वहां से ब्रिटेन से कानून पास हुआ था, राजलेख। तो उन्होंने कहा था कि अब भारत में नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से, किसके माध्यम से? प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अधिकारियों की क्या की जाएगी? नियुक्त की जाएगी। तो लिख लीजिए, 1853 के राजलेख के द्वारा, 1853 के राजलेख के द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए, 1853 के राजलेख के द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। ठीक, ये हो गया। और ये किसी भी कर्मचारी के लिए या सिविल सेवा के लिए? सिविल सेवा के लिए, जो कंपनी के कर्मचारी थे उस समय, उन्हीं के लिए किया गया था। ठीक है, मतलब अब एक एग्जाम होगा, उसको जो लोग पास करेंगे उसमें रैंकिंग कर दी गई, जो अन्य अन्य परीक्षाएं कर दी गई अलग अलग पदों के लिए। तो अब परीक्षा के माध्यम से ही आपको कर्मचारी बनाया जा सकता था कंपनी का। ठीक है, ये 1853 में दिया गया। अब एक प्रावधान और कर दिया गया, ब्रिटिश सरकार ने यह प्रावधान कर दिया कि वो कभी भी कंपनी को क्या कर देगी? भंग कर देगी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको क्या कर देगी, क्योंकि व्यापारिक अधिकार तो 1833 में समाप्त कर दिया गया था, 13 में समाप्त कर दिया गया था। भारत में जो व्यापार करने का अधिकार था उसका 13 में समाप्त था उस राजलेख के द्वारा। इस राजलेख में यह बता दिया गया कि अब ब्रिटिश सरकार कभी भी कंपनी को क्या कर सकती है? भंग कर सकती है। लिखिए, 1800, बोलिए। प्रतिनिधि को नामजदगी भी बोल सकते हैं क्या? जी, नामजदगी का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर से किसी को भेजते हैं, किसी जगह पे किसी पद के लिए भेजते हैं, किसी काम के लिए भेजते हैं, तो नामजद हो गया आपके यहां से। नामजद समझते हैं? मतलब इसको नॉमिनेट किया गया कि हमारी तरफ से ये हैं। जैसे गोलमेज सम्मेलन में जाना था तो गांधी जी को क्या किया गया था? द्वितीय वाले में भेजा गया था, तो नामजद हुए थे गांधी जी कांग्रेस की तरफ से। अगर वहीं गांधी जी के अलावा सब लोग और लोग जाना चाहें तो वहां परीक्षा करा दी जाए, जो परीक्षा पास करे हो जाए गोलमेज सम्मेलन में। समझ गए आप? जी सर। जी सर। जी हाँ, क्लास का मॉनिटर जैसा। जी हाँ, क्लास का मॉनिटर नहीं आप लोग नामजद करते थे किसी एक लड़के को, लेकिन अब उसी मॉनिटर को क्या करा लो? एग्जाम करवा लो कि चलो भाई परीक्षा पास करो, जो अच्छा नंबर पाएगा वो मॉनिटर बनेगा। तो अब ऐसा कुछ हो गया, मतलब जो कंपनी कर्मचारी हैं वो परीक्षा के आधार पर चुने जाएंगे, उनको मतलब ओरली सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। समझ गया? फिलहाल आगे लिखिए, इस चार्टर के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि, इस चार्टर के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश संसद, यह प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश संसद किसी भी समय कंपनी को भंग कर सकती है। किसी भी समय कंपनी के शासन को भंग कर सकती है। किसी भी समय कंपनी के शासन को भंग कर सकती है। बात समझ में आई? नोट लिखिए, नोट लिखिए, यह राजलेख है भारतीय शासन के इतिहास में अंतिम चार्टर एक्ट था। यह राजलेख भारतीय शासन के इतिहास में अंतिम चार्टर एक्ट था। यह राजलेख भारतीय शासन के इतिहास में अंतिम चार्टर एक्ट था। मतलब इसके बाद अब चार्टर एक्ट 20 साल वाला अब नहीं आएगा।
क्योंकि 1857 में क्या हो गया था, विद्रोह हो गया था। विद्रोह होने पर मौका मिल गया किसको, ब्रिटेन की संसद को, कि अब आप लोग प्रशासन नहीं चला सकते, प्रशासन अब हमारे हाथों में आना चाहिए। तो ब्रिटेन की महारानी ने क्या कर लिया, भारत का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और कंपनी को क्या कर दिया, एक प्रकार से उसका प्रशासन भंग कर दिया। कंपनी आगे जाके भंग होगी, लेकिन उसका अधिकार एकदम से समाप्त कर दिया गया। कंपनी का कोई अधिकार नहीं है, सारा अधिकार ब्रिटिश संसद का हो जाएगा। तो 1858 का जो अधिनियम है, भारत सरकार 1858 का अधिनियम, अब उसको हम कल आपको बताएंगे भी, ठीक है। तो कल की क्लास के लिए हेडिंग भी आप लोग बना लीजिए। 18 फ्रेमिंग नहीं करवाएं। फ्रेमिंग करवाएंगे, टाइम का थोड़ा सा अभाव है, फ्रेमिंग करवा रहे हैं, टेंशन ना लीजिए। कल का जो क्लास, अच्छा फ्रेमिंग पहले कर लो, उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। आ जाओ स्क्रीन पे। देखो भाई, इसमें क्या क्या किया गया, इस राजलेख में क्या क्या किया गया। सबसे पहले ये जान लो, ये जो 1853 का राजलेख है, क्या है, 1853 का जो राजलेख है, इसका सबसे पहला जो गुण है, आप नोट करिएगा अपने कॉपी में, ये किसके आधार पर लाया गया, लॉर्ड डलहौजी के आधार पर लाया गया। किसके आधार पर लाया गया, लॉर्ड डलहौजी हौजी की रिपोर्ट पर आधारित था। यही रिपोर्ट दिया था कि ये चीज करिए आप लोग, तो वही रिपोर्ट बना करके अधिनियम बना दिया गया। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात क्या थी, इस अधिनियम के द्वारा जो किया गया, विधायी कार्य को प्रशासनिक कार्य से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। विधायी कार्य प्रशासनिक कार्य से, विधायी कार्य प्रशासनिक कार्य से अलग। क्लियर, ये चीज मैं बता चुका हूं पहले ही आपको, अलग कर दिया गया। जब अलग किया गया तो किया क्या गया, भारत में सबसे पहले क्या बनाया गया, विधान परिषद बनाया गया। क्या बनाया गया, विधान परिषद। पहली विधान परिषद बनी, विधान परिषद, जिसे आप लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, विधान परिषद बनाया गया। सदस्य की संख्या कितनी थी, 12 सदस्य थे, 12 सदस्य थे। क्लियर, इसको स्टार बना लीजिए, 12 सदस्य थे। और ये जो सदस्य थे विभिन्न क्षेत्रों के होते थे, मतलब पूरे भारत के जो भी क्षेत्र हैं, क्षेत्र के होते थे, इसीलिए इसको कहा गया क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। जैसे आज आपके देश में लोकसभा जो के सांसद होते हैं, पूरे देश के क्षेत्रों से आते हैं, तो ये क्या था, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व था। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत, क्लियर, की शुरुआत, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट था। अब तीसरा पॉइंट हम लोग आते हैं। तीसरा पॉइंट इस अधिनियम में क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट, 2 हो गए, तीसरा क्या है, जो विधि सदस्य था, कौन सदस्य था, विधि सदस्य, विधि सदस्य को मत का क्या दिया गया, अधिकार, मतलब पूर्ण सदस्य बना दिया गया, मताधिकार दिया गया। इसके पहले मताधिकार इसको प्राप्त नहीं था, मताधिकार प्राप्त दिया गया। उसी बात को चाहे आप पूर्ण सदस्य बोलिए, चाहे बोलिए कि उसको मत देने का अधिकार मिल गया। चौथा पॉइंट क्या था, चौथा पॉइंट यह था कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं, उनको क्या देना पड़ेगा, प्रतियोगी परीक्षा। कर्मचारियों के लिए सर्वप्रथम, सब प्रथम है, सब चीजें इतिहास में पहली बार सर्वप्रथम प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान, मतलब जो आपके एग्जाम आईएएस पीसीएस के होते हैं अधिकारियों के भर्ती के लिए, यहीं से शुरू हो गए प्रावधान। पांचवा क्या था इसमें, पांचवा ये था कि कंपनी का शासन कभी भी क्या होगा, समाप्त किया जाएगा, या आप कह सकते हैं यह अंतिम राजलेख था। क्या था भाई, ये अंतिम राजलेख था। क्यों, कैसा लगा,
जो लोग नोट नहीं बना पा रहे हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखो ये 2 आज आपके हमने क्या कर दिए, राजलेख क्लियर करा दिए 35 और 1853। जी हाँ, अब इससे कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। यदि आप इसका रिवीजन कर लेंगे तो इससे आने वाला कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात है सबको? जी सर। जी हाँ। तो आप लोग रिव्यू दीजिए एक बार, क्योंकि YouTube पर भी क्लास जाएगी, तो आप लोग बताइए क्लास कैसा लगा। और साथ ही साथ सबका ये दायित्व तो है, अभी YouTube पर आप इस क्लास के लिंक को खोलेंगे और सबके सब लोग क्या करेंगे, आप इस पे मैसेज करेंगे कि ये क्लास में आप जी हाँ, कमेंट करेंगे क्या सर? जी हाँ, सब लोग YouTube पे जाके कमेंट करिएगा, जिससे पता चल सके और लोगों को कि ये क्लास कैसी रही आपकी, है ना। और जो लोग अभी एडमिशन नहीं करवाए हैं प्लीज पेमेंट उसका कर देंगे, और बाकी जिसको सिर्फ संवैधानिक विकास ही देखना है उसके लिए कोई पेमेंट नहीं है, ठीक है। तो इतनी बातें आप सबको समझ में आ गई। कल के लिए हेडिंग बना लीजिए, भारत सरकार अधिनियम 1858। जो कल का हमारा क्लास होगा उसमें हम भारत सरकार अधिनियम 1858 और भारत परिषद अधिनियम 1861 ये दोनों क्लास क्या करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, दोनों जो अधिनियम है। क्लियर? ठीक है, तो इस प्रकार से क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। गुड नाइट सर। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। बाय सर। गुड नाइट सर। जी हाँ, गुड नाइट। सर गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट।